गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर उपस्थित हैं चंद्रगुप्त नाटक का चतुर्थ अंक लेकर। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चतुर्थ अंक में हम आज पहला दृश्य देख रहे हैं। पहले दृश्य में दिखाया गया है कि मगध का एक राजकीय उपवन है। उसी उपवन का दृश्य है और उस उपवन में राजकुमारी कल्याणी है और कल्याणी बोल रही है अपने आप से कि मेरे जीवन के दो ही स्वप्न थे। दुर्दिन के बाद आकाश के नक्षत्र विलासी सी चंद्रगुप्त की छवि और दूसरा था प्रत्युत्तर से प्रतिशोध लेना। किंतु मगध की राजकुमारी आज अपने ही उपवन में बंधनी है। मैं वही तो हूँ, संदेह करती है अपने आप पर कि मैं वही तो हूँ जिसके संकेत पर यह मगध का साम्राज्य कभी चला करता था। वही शरीर है, वही रूप है, वही हृदय है, पर अधिकार मुझसे छिन गया। क्यों? और मनुष्य का मानदंड ऐश्वर्य। अब तुलना में मैं सबसे छोटी नजर आती हूँ। मेरा जीवन जो है लज्जा की रंगभूमि बन रहा है। अब अपने आप पे शर्म आ रहा है। क्यों? क्योंकि कभी राजकुमारी हुआ करती थी, अब दासी सी लगती है और सिर झुका लेती है। फिर बोलती है तो जब नंदवंश का कोई न रहा, और बोलती है कि जब कोई नंदवंश का अब बचा ही नहीं तो एक राजकुमारी बचकर क्या करेगी। और मतलब किसी चेष्टा करती है तब तक प्रत्युत्तर का प्रवेश करते देखकर वो चुप हो जाती है। प्रत्युत्तर बोलता है कि मगध मेरा है, आधा भाग मेरा है। मैंने भी इस मगध को जीतने में सहयोग किया था और मुझसे पूछा भी नहीं गया और चंद्रगुप्त को अकेले सम्राट बना दिया गया। तो जब चंद्रगुप्त अकेले सम्राट बन बैठा है तो ये ठीक नहीं है। ये कभी भी मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात मैं इस राज्य पर चंद्रगुप्त का अधिकार जीते जी नहीं देख सकता। प्रत्युत्तर बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। फिर सामने देखता है तो कल्याणी तो पहचान नहीं पाता है, तो बोलता है कौन है? यह कोई अप्सरा होगी। अरे कोई अपदेवता न हो। अरे, और ऐसा बोलते हुए चला जाता है। चूँकि कल्याणी तो सुन लेती है। कल्याणी फिर बोलती है कि मगध के राज मंदिर उसी तरह खड़े हैं, गंगा सोड़ से उसी स्नेह से मिल रही हैं, नगर का कोलाहल पूर्वत है, परंतु न रहेगा एक नंदवंश। फिर क्या करूं? आत्महत्या करूं? नहीं, जीवन इतना सस्ता नहीं है कि आत्महत्या कर लूं। आहा, देखो वह मधुर आलोक वाला चंद्र उसी प्रकार नित्य जैसे एकटक इसी पृथ्वी को देख रहा हो। कुमुद बंधु, यानी जैसे चंद्रमा अकेला इस पृथ्वी की ओर ताक रहा है, मैं भी ताकूंगी। यानी उसका वंश तो नंद मार दिया गया और वो केवल कल्याणी रह गई, उसकी पुत्री कल्याणी, और कल्याणी को बंदनी बनाया गया है। एक प्रकार से देखा जाए तो खैर बंदनी तो नहीं है, लेकिन अब वो कहाँ जाए। तो यही सोच रही कि मैं क्या करूं, अकेले में बच के क्या करूंगी। फिर सोचती है आत्महत्या कर लूँ। फिर कहती कि नहीं, मैं इतनी कमज़ोर नहीं और मेरा जीवन इतना सस्ता नहीं है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। जैसे चंद्रमा अकेला पृथ्वी की ओर एकटक देखता रहता है, प्रकाश फैलाता रहता है, मैं भी रह लूँगी। और उसके बाद गीत गाना शुरू करती है चंद्रमा को देखकर। क्या गाती है कि सुधा शिकर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में, रह न जाए वे अपने बस में, रूप राशि इस व्यथित हृदय सागर को बहला दो। अंधकार उजला हो जाए, हंसी हंस माला मधुराए, मधुर का आगमन कलरव के मिस कहला दो, करुण के अंचल पर निखरे, घायल आंसू है जो बिखरे, ये मोती बन जाए, मृदुल कर से लो सहला दो।
तब तक परितोषर का फिर प्रवेश हो जाता है और फिर कल्याणी चुप हो जाती है। तो परितोषर बोलता है, तुम कौन हो सुंदरी? मैं भ्रमवश चला गया था, मुझे भ्रम हो गया, मैं चला गया था। तो कल्याणी पूछती है कि तुम कौन हो? तो परितोषर बोलता है, मैं तो परितोषर हूँ कल्याणी, मैं हूँ कल्याणी, जिसे नगर अवरोध के समय तुमने बंदी बनाया था। परितोषर, राजकुमारी, नंद की दुहिता तुम ही हो, नंद की पुत्री तुम ही हो? कल्याणी, हाँ परितोषर। परितोषर, तुम ही से मेरा विवाह होने वाला था। परितोषर बोल रहा है कि तुम ही से मेरा विवाह होने वाला था। एक बार नंद जो है परितोषर के यहाँ ये संदेश भिजवाया था कि मेरी पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा था और उस प्रस्ताव का परितोषर जो है ठुकरा दिया था। इसीलिए नंद जो है इससे नाराज़ था और इसकी जब सिकंदर इसके यहाँ आक्रमण कर रहा था परितोषर के यहाँ, तो नंद जो है सहयोग करने से इनकार कर दिया था। तो परितोषर बोलता है कि तुम्ही से मेरा विवाह होने वाला था। तो कल्याणी कहती है, अब यम से होगा। तो कल्याणी कहती है कि अब मुझसे नहीं, यमराज से होगा। परितोषर बोलता है, नहीं सुंदरी, ऐसा भरा हुआ यवन तुम्हारा। कल्याणी कहती है, सब छीनकर अपमान भी, सब कुछ मेरा छिन गया और साथ में अपमान भी कर रहे हैं। सब कुछ तो छीन लिया, अब अपमान भी कर रहे हैं। परितोषर बोलता है, तुम नहीं जानती हो, मगध का आधा राज्य मेरा है। तुम प्रियतमा होकर सुखी रहोगी, तुम मेरी प्रियतमा बनकर सुखी रहोगी। ये मगध का आधा राज्य मेरा है, मैंने भी इसमें सहयोग किया है और मैं ये आधा राज्य लेकर रहूँगा। तो कल्याणी बोलती है, मैं अब सुख नहीं चाहती। कल्याणी कहती है कि मैं अब सुख नहीं चाहती। सुख अच्छा है या दुख, मैं स्थिर न कर सकी। तुम मुझे कष्ट न दो। परितोषर, हमारे तुम्हारे मिल जाने से मगध का पूरा राज्य हम लोगों का हो जाएगा। अगर हम और तुम मिल जाएं तो ये मगध का पूरा राज्य हम लोगों का हो जाएगा। उत्तरापथ की संकटमयी परिस्थिति से अलग रहकर यही शांति मिलेगी। कल्याणी बोलती, कल्याणी चुप रही। कल्याणी बोलती है, चुप रहो। परितोषर बोलता है, सुंदरी, तुम्हें देख लेने पर ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम्हें देख लिया, तुम्हें देखने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि मैं चुप रहूं। और फिर उसे पकड़ना चाहता है। वह भागती है परंतु परितोषर पकड़ ही लेता है। कल्याणी उसी का छुरा निकालकर और उसका वध करती है। और कल्याणी जो है उसी का छुरा निकाल लेती है और फिर उसका वध कर देती है। चिल्लाता है वो, चित्कार को सुन करके चंद्रगुप्त आ जाता है। चंद्रगुप्त बोलता है, कल्याणी कल्याणी यह क्या? कल्याणी बोलती है, वही जो होना था चंद्रगुप्त। यह पशु मेरा अपमान करना चाहता था, मुझे भ्रष्ट करके अपनी संगनी बनाकर पूरे मगध पर अधिकार करना चाहता था। परंतु मौर्य कल्याणी ने वरण किया था केवल एक पुरुष को, वह था चंद्रगुप्त। तो कल्याणी कहती है कि कल्याणी ने केवल एक ही पुरुष से प्रेम किया था और वह पुरुष है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कहता है, क्या यह सच है कल्याणी? कल्याणी, हाँ यह सच है, परंतु तुम मेरे पिता के विरोधी हुए, इसलिए उस प्रणय को, प्रेम पीड़ा को मैं पैरों से कुचलकर दबाकर खड़ी रही। अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा। पिता, लो मैं भी आती हूँ। और कहती है कि मैं तो चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन चंद्रगुप्त तुम मेरे पिता के हत्यारे हो, इसीलिए अब उस प्रेम को मैं अपने पैरों से कुचल दी। और यह कहकर फिर बोलती है कि लो पिता, मैं भी आती हूँ। और अचानक छुरी जो है खुद को मार लेती है। चंद्रगुप्त उसे गोद में उठा लेता है। चाणक्य का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त बोलता है, नहीं, चाणक्य बोलता है, चंद्रगुप्त आज तुम निष्कंटक हुए। चाणक्य कहता है, आज तुम निष्कंटक हो गए, अब तुम्हें कोई समस्या नहीं है, सारी बाधाएं तुम्हारी दूर हो गई। चाणक्य जब बोला तो चंद्रगुप्त कहता है, गुरुदेव इतनी क्रूरता, इतनी क्रूर मत होइए गुरुदेव। चाणक्य बोलता है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है।
चाणक्य बोलता है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चलो अपना काम करो, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं। अब तुम स्वच्छंद होकर दक्षिणापथ जाने की आयोजन करो, प्रस्थान करो। फिर प्रस्थान होता है, चाणक्य चला जाता है, चंद्रगुप्त कल्याणी को लिटा देता है और यहाँ प्रथम दृश्य समाप्त होता है। नाटक का दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है। वहाँ जहाँ एक रास्ते है पथ में, तो एक रास्ते में राक्षस और सुवासिनी, दोनों पति पत्नी, राक्षस और सुवासिनी एक साथ एक रास्ते पर दिखाई देते हैं। सुवासिनी बोलती है, राक्षस मुझे क्षमा करो। राक्षस बोलता है, क्यों सुवासिनी? यदि वह बाधा एक क्षण और रुकी रहती तो क्या हम लोग इस सामाजिक नियम के बंधन में बंध न गए होते? अब क्या हो गया? तो अभी शायद ब्याह नहीं हो पाया है, लेकिन ब्याह होने वाला था, आपको पता होगा। और नंद जो है मंडप से, यानी विवाह होने वाला था, जो मंडप सजा था वहाँ से इन दोनों को उठवा लिया था। तो राक्षस वही कह रहा है कि क्यों सुवासिनी, यदि वो बाधा एक क्षण के लिए रुक गई होती तो क्या हम सामाजिक नियमों के बंधन में बंध नहीं गए होते? तो अब क्या हो गया? सुवासिनी कहती है, अब पिताजी की अनुमति आवश्यक हो गई है। अब जो है, सुवासिनी कहती है, अब पिताजी आ चुके हैं, ठीक है। अब सकटार उसके पिताजी हैं, तो कहती है कि अब पिताजी आ चुके हैं, इसलिए पिताजी की अनुमति अब आवश्यक हो गई है। पहले नहीं थी तो आवश्यक नहीं थी। राक्षस व्यंग से बोलता है, क्यों? क्या वो तुम्हारे ऊपर अधिक नियंत्रण रखते हैं क्या? क्या उनका तुम्हारे विगत जीवन से कुछ संपर्क नहीं क्या? फिर सुवासिनी बीच में ही बोलती है, आमत्य, मैं अनाथ थी। सुवासिनी बोलती है कि आमत्य, मैं उस समय अनाथ थी। जीविका के लिए मैंने चाहे कुछ भी किया हो, जीवन जीने के लिए मैंने चाहे जो भी किया, पर स्त्रीत्व नहीं बेचा, पर अपना स्त्रीत्व नहीं बेचा था मैंने। राक्षस बोलता है, सुवासिनी, मैंने सोचा था तुम्हारे अंक में सिर रखकर विश्राम करते हुए मगध की भलाई से विपथगामी न होऊंगा, पर तुमने ठोकर मार दिया। क्या तुम नहीं जानती कि मेरे भीतर एक दुष्ट प्रतिभा सदैव सचेष्ट रहती है? अवसर न दो उसे न जगाओ, मुझे पाप से बचाओ, कहीं मैं पाप न कर दूं। सुवासिनी बोलती, मैं तुम्हारा प्रणय अस्वीकार नहीं करती, मैं तुम्हारा प्रणय अस्वीकार नहीं करती, किंतु अब इसका प्रस्ताव पिताजी से करो। सुवासिनी कहती है कि तुम्हारा जो ये प्रणय है विवाह का, इसे मैं अस्वीकार नहीं कर रही, किंतु अब इसका जो प्रस्ताव है अब पिताजी से करो, मुझसे मत करो। तुम मेरे रूप और गुण के ग्राहक हो और सच्चे ग्राहक हो, परंतु राक्षस, मैं जानती हूँ कि यदि ब्याह छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से मैं तुम्हारी हो जाती तो तुम ब्याह से अधिक सुखी होते। उधर पिता ने, जिनके लिए मेरा चारित्र्य, मेरी निष्कलंकता नितांत वांछनीय हो सकती है, मुझे इस मलिनता के कीचड़ से कमल के समान हाथों में ले लिया है। मेरे चिर दुखी पिता राक्षस, तुम वासना से उत्तेजित हो, तुम नहीं देख रहे हो कि सामने एक जुड़ता हुआ घायल हृदय बिछुड़ जाएगा, एक पवित्र कल्पना सहज ही नष्ट हो जाएगी। तो राक्षस बोलता है, यह मैं मान लेता, कदाचित इस पर पूर्ण विश्वास भी कर लेता, परंतु सुवासिनी, मुझे शंका है। चाणक्य का तुम्हारा बाल्य परिचय है, चाणक्य का और तुमसे तुम्हारा दोनों का बचपन से परिचय है। तुम शक्तिशाली की उपासना करती हो। तब तक सुवासिनी बोलती है, ठहरो अमत, मैं चाणक्य को इधर तो एक प्रकार से विस्मृत ही हो गई थी। कह रहे कि ठहरो अमत, ऐसा मत कहो, मैं चाणक्य को तो इधर एक प्रकार से भूल ही गई थी। तुम इस सोई हुई भ्रांति को न जगाओ, और जब मैं भूल गई थी तो इस सोई हुई बात को तुम जगाओ मत। और उसके बाद सुवासिनी प्रस्थान करती है, चली जाती है। राक्षस बोलता है, सोचता है मन, चाणक्य भूल सकता है क्या? कभी नहीं। राक्षस ये कहता है, सुवासिनी तुम भूल सकती हो, पर क्या चाणक्य भूल सकता है? कहता कभी नहीं। वह राजनीति का आचार्य हो जाए, वह विरक्त तपस्वी हो जाए,
परंतु सुहासिनी का चित्र यदि अंकित हो गया है तो और फिर सोचने लगता है। और नेपथ्य से गान होता है। नेपथ्य से एक गीत की आवाज आती है। गान ये है कि कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मत वाला, सांध्य गगन सी रागमयी यह बड़ी तीव्र है हाला, लौह श्रृंखला से न कड़ी क्या यह फूलों की माला। राक्षस चैतन्य हो जाता है कि अरे ये कौन गीत गा रहा है। फिर उसके बाद बोलता है कि तो चाणक्य से फिर मेरी टक्कर होगी। ऐसा कहता है कि तब तो चाणक्य से मेरी टक्कर होगी। अगर चाणक्य सुहासिनी को भूला नहीं है तो फिर चाणक्य की और मेरी टक्कर होगी। होने दो, कोई बात नहीं है, यह अधिक सुखदायी होगा। ये तो बहुत आनंद आएगा जब टक्कर होगी। तो आज से हृदय का यही ध्येय रहा, आज से मेरे हृदय का यही लक्ष्य है। सकटार से किस मुंह से प्रस्ताव करूं? कहता है कि सकटार से मैं अपने किस मुंह से जा कर के प्रस्ताव करूं? वह सुहासिनी को मेरे हाथ में सौंप दे, यह असंभव है। वो मेरे हाथ में सुहासिनी का हाथ नहीं देगा। तो मगध में फिर एक आंधी आए, अगर ऐसा होगा तो फिर मगध में एक बार फिर आंधी आएगी। चलूं? चंद्रगुप्त भी तो नहीं है। चंद्रगुप्त सम्राट हो सकता है तो दूसरे भी इसके अधिकारी हैं, दूसरे भी सम्राट बन सकते हैं, दूसरे भी इसके अधिकारी हैं। कल्याणी की मृत्यु से बहुत से लोग उत्तेजित हैं। कल्याणी की मृत्यु हो जाने से बहुत सारे लोग उत्तेजित हैं। आहुति की आवश्यकता है, बहन प्रज्वलित है। उसके बाद यही सब बोलता हुआ प्रस्थान करता है, चला जाता है। तीसरा दृश्य आता है परिषद के गृह का। यहाँ सभी लोग मौजूद हैं। वहाँ पर राक्षस भी जागता है और प्रवेश करता है वहाँ सबके सामने और बोलता है, तो आप लोगों की सम्मति है कि विजय उत्सव न मनाया जाए? राक्षस कहता है, क्या आप लोगों की यही सम्मति है? सब लोग स्वीकार कर लिए हैं कि जो विजय उत्सव, जो हमने विजय किया है, उसका उत्सव न मनाया जाए? मगध का उत्कर्ष, उसके गर्व का दिन यूं ही फीका रह जाएगा? सकटार कहता है, मैं तो चाहता हूं मनाना, परंतु आर्य चाणक्य की सम्मति इसमें नहीं है। परंतु चाणक्य इससे सम्मत नहीं है। कात्यायन बोलता है, जो कार्य बिना किसी आडंबर के हो जाए वही तो अच्छा है, कि जिसमें कोई आडंबर न हो तो काम अच्छा है। मौर्य सेनापति और उसकी स्त्री का प्रवेश होता है, यानी चंद्रगुप्त के माता पिता का प्रवेश होता है। तो मौर्य सेनापति बोलते हैं, विजयी होकर चंद्रगुप्त लौट रहा है, हम लोग आज भी उत्सव न मनाने पाएंगे? राजकीय आवरण में यह कैसी दास्ता है? मौर्य पत्नी बोलती है कि तब यही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन इस साम्राज्य का अधीश्वर है, विजयी चंद्रगुप्त अथवा यह ब्राह्मण या फिर यह परिषद। कौन साम्राज्य का अधीश्वर है? कौन इसे चला रहा है? किसकी बात मानी जा रही है? यही तब निश्चित हो जाए। चाणक्य बोलता है राक्षस की ओर देखकर, राक्षस तुम्हारे मन में क्या है बताओ, क्यों ऐसी बात कर रहे हो सबके सामने? तो राक्षस कहता है, मैं क्या जानूं, जैसी सब लोग की इच्छा हो वैसे ही। चाणक्य बोलता है, मैं अपने अधिकार और दायित्व को समझकर कहता हूं कि यह उत्सव न होगा। मौर्य पत्नी कहती है कि तो मैं ऐसा पराधीनता में नहीं रहना चाहती। मौर्य से कहती है, समझा ना, हम लोग आज भी बंदी हैं। और कहती है कि हम लोग आज भी बंदी हैं, तब भी बंदी थे, आज भी बंदी हैं, खुशियां नहीं मना सकते। मौर्य क्रोध से बोलता है, क्या कहा, बंदी?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग चलते हैं, देखूं किसी सामर्थ्य है जो हमको रोक ले। हम लोग चलते हैं। अपमान से जीवित रहना मौर्य नहीं जानता। चलो। और दोनों का प्रस्थान होता है। चाणक्य और कात्यायन को छोड़कर सब जाते हैं। केवल और चाणक्य और कात्यायन रह जाते हैं। कात्यायन बोलता है, विष्णुगुप्त, तुमने समझकर ही तो ऐसा किया होगा। फिर भी मौर्य का इस तरह चले जाना चंद्रगुप्त को अच्छा नहीं लगेगा। यहीं पे रुकता है, यहीं पे चाणक्य बात काट देता है। हाँ, चंद्रगुप्त को बुरा लगेगा। क्यों? भला लगने के लिए मैं कोई काम नहीं करता। कात्यायन कहता है कि भला लगने के लिए मैं कोई काम नहीं करता। बुरा लगेगा तो लगे, परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है। परिणाम में भलाई होती है। भला लगने के लिए मैं कोई काम नहीं करता। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी चले जाओ, बको मत, कात्यायन को बोलता है। और कात्यायन का प्रस्थान हो जाता है। कात्यायन भी चला जाता है। चाणक्य विचार करता है, कारण समझ में नहीं आता। यह वात्य चक्र क्यों, ये चक्रवात क्यों? और विचार करता है, सोचता है, क्या कोई नवीन अध्याय खुलने वाला है? क्या कोई नया अध्याय ओपन होने वाला है? क्या कुछ नई समस्या आने वाली है लग रहा है। अपनी विजयों पर मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास है मैं उस नए अध्याय में भी विजय होऊंगा। फिर यह क्या है, सोचता है। और तभी सुवासिनी का प्रवेश होता है। सुवासिनी बोलती है, विष्णुगुप्त। चाणक्य बोलता है, कहो सुवासिनी। सुवासिनी कहती है, अभी परिषद गृह से जाते हुए पिताजी बहुत दुखी दिखाई दिए। तुमने अपमान किया क्या? सुवासिनी बोलती है कि अभी यहाँ से पिताजी गए हैं और वो बड़े दुखी दिखाई दे रहे थे। क्या तुमने उनका अपमान किया है? चाणक्य बोलता है, यह तुमसे किसने कहा? इस उत्सव को रोक देने से साम्राज्य का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। मौर्य का जो कुछ है वह मेरे दायित्व पर है। अपमान हो या मान, मैं उसका उत्तरदायी हूँ। और पितृव्य तुल्य सकटार को, पिता तुल्य सकटार को मैं अपमानित करूँगा? यह तुम्हें कैसे विश्वास हुआ? सुहासिनी बोलती है, तो राक्षस ने ऐसा क्यों? और यहीं पे रुक जाता है। चाणक्य बोलता है, अच्छा कहा, यानी कि राक्षस ने सुहासिनी से ये कहा है कि चाणक्य ने तुम्हारे पिता का अपमान किया। और ये बात समझ जाता है चाणक्य। अच्छा ऐसा कहा, सो तो कहना ही चाहिए। हाँ, उसे तो ऐसा कहना ही चाहिए। और तुम्हारा भी उस पर विश्वास होना आवश्यक है, और तुम्हारा उस पर विश्वास कर लेना भी आवश्यक है। क्यों न सुहासिनी, है ना ऐसा? तो सुहासिनी कहती है, विष्णुगुप्त, मैं एक समस्या में डाल दी गई हूँ। कहे कि विष्णुगुप्त, मैं एक समस्या में डाल दी गई हूँ। चाणक्य कहता है, तुम स्वयं पढ़ना चाहती हो। तुम्हें कोई समस्या में डाला नहीं है, तुम खुद समस्या में पढ़ना चाहती हो। कदाचित यह ठीक भी है, और यह ठीक भी है कि तुम समस्या में पढ़ रही हो। सुहासिनी कहती है, व्यंग न करो, तुम्हारी कृपा मुझ पर होगी ही, मुझे इसका विश्वास है। चाणक्य कहता है, मैं तुमसे बाल्यकाल से परिचित हूँ सुहासिनी। चाणक्य कहता है, मैं तुमसे बचपन से ही परिचित हूँ सुहासिनी। तुम खेल में भी हारने के समय रोते हुए हंस दिया करती। तुम जब खेलती थी तो हारने के समय रोते हुए भी हंस दिया करती, और तब मैं हार स्वीकार कर लेता था, और तब मैं हार जाया करता था। इधर तो तुम्हारा अभिनय का अभ्यास भी बढ़ गया है, तब तो उसके बाद देखने लगता है। सुहासिनी बोलती है, यह क्या विष्णुगुप्त, तुम संसार को अपने बस में करने का संकल्प रखते हो, फिर अपने को बस में नहीं कर सकते? देखो दर्पण लेकर तुम्हारी आंखों में तुम्हारा यह कौन सा नवीन चित्र है। देखो, शीशा उठाओ और देखो। फिर प्रस्थान कर जाती है। तो चाणक्य कहता है, क्या मेरी दुर्बलता? नहीं। कौन है? द्वारिक का प्रवेश होता है। द्वारिक प्रवेश करके बोलता है, जय हो आर्य, रथ पर मालविका आई है। रथ पर बैठकर मालविका आई है। कल्याणी आप जानते हैं मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, स्वयं उसने आत्महत्या कर लिया है।
अब रथ पर चढ़कर मालविका आई है। चाणक्य उसे सीधे मेरे पास लिया लाओ। चाणक्य बोलता है कि उसे सीधे मेरे पास लाओ। दवारिक का प्रस्थान होता है और एक चर का प्रवेश। चर आर्य सम्राट के पिता और माता दोनों व्यक्ति रथ पर अभी बाहर गए हैं। और जाता है चाणक्य, जाने दो। चाणक्य बोलता है जाने दो, इनके रहने से चंद्रगुप्त के एकाधिपत्य में बाधा होती। कहते हैं कि उन्हें जाने दो, चंद्रगुप्त के माता पिता अगर चले गए तो चले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो रहेंगे तो चंद्रगुप्त के एकाधिपत्य में बाधा होती। स्नेहातिरेक से वह कुछ का कुछ कर बैठता। उनके स्नेह में आकर, उनके प्रेम दुलार में आकर के वह करना कुछ है तो हो सके कुछ और कर जाएगा। ठीक है, तो उनका चला जाना ही ठीक है, ऐसा चाणक्य कहता है। यानी स्नेहातिरेक से वह कुछ का कुछ कर बैठता। अब दूसरा चर का प्रवेश होता है। दूसरा चर आता है। दूसरा बोलता है प्रणाम करके कि जय हो आर्य, बाल्हिक में नई हलचल है। विजेता सेल्यूकस अपनी पश्चिमी राजनीति से स्वतंत्र हो गया है। कह रहा है कि सेल्यूकस जो है जीत चुका है और पश्चिमी राजनीति से बिल्कुल स्वतंत्र हो चुका है, आज़ाद हो चुका है। अब वह सिकंदर के पूर्वी प्रांतों की ओर दत्तचित्त है। बाल्हिक की सीमा पर नवीन यवन सेना के शस्त्र चमकने लगे हैं। अब वो जो है सिकंदर के जो पूर्वी प्रांत थे अब उधर बढ़ रहा है और बाल्हिक की सीमा पर यवनों की सेना, नई सेना शस्त्र लेकर के तैयार है। तो चाणक्य चौंक कर बोलता है, और गांधार का समाचार क्या है? गांधार यानी तक्षशिला का। तो दूसरा चर बोलता है अभी कोई नवीनता नहीं है, अभी तो वही समाचार है, कुछ नया नहीं है। चाणक्य बोलता है ठीक है जाओ। चर का प्रस्थान हो जाता है, नहीं चर चला जाता है। चाणक्य सोचता है क्या उसका भी समय आ गया? क्या उसका भी समय आ गया? तो ठीक है, यानी उसका भी मरने का समय आ गया क्या, सिकंदर की तरह? तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, ब्राह्मण अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा, कुछ चिंता नहीं, सब सुयोग होगा। सुयोग आप ही चले आ रहे हैं। कह रहे सब कुछ सही हो रहा है, अपने आप सब चले आ रहे हैं। ऊपर देखकर हंसता है और तब तक मालविका का प्रवेश होता है। मालविका बोलती है आर्य प्रणाम करती हूँ। सम्राट ने श्री चरणों में सविनय प्रणाम करके निवेदन किया है कि आपके आशीर्वाद से दक्षिणापथ में अपूर्व सफलता मिली है, किंतु सुदूर दक्षिण जाने के लिए आपका निषेध सुनकर लौट आ रहा हूँ। सीमांत के राष्ट्रों ने भी मित्रता स्वीकार कर ली है। अर्थात दक्षिण की ओर जो है चंद्रगुप्त कई राजाओं को हराता है और कई राजाओं जो है उसकी मित्रता को स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन चाणक्य उसे मना कर देता है और कहता है वापस आ जाओ। तो वो लौट आता है। यही समाचार मालविका जो है सुनाती है। तो चाणक्य बोलता है मालविका विश्राम करो, अब सब बातों का विवरण एक साथ ही लूँगा, अभी तुम विश्राम करो। मालविका परंतु आर्य, स्वागत का कोई उत्साह राजधानी में नहीं है। अब चंद्रगुप्त उधर से सारे राजाओं से को जीत करके आ रहा है, सबने उसकी मित्रता स्वीकार कर ली है और उनके स्वागत में यहाँ राजधानी में कोई उत्सव नहीं है, उत्सव नहीं मनाया जा रहा है, कोई प्रोग्राम नहीं है। तो चाणक्य बोलता है मालविका पाटलिपुत्र षड्यंत्रों का केंद्र हो रहा है, पाटलिपुत्र षड्यंत्रों का केंद्र हो रहा है, सावधान। कह रही है कि मालविका पाटलिपुत्र षड्यंत्रों का केंद्र हो रहा है, अर्थात जो तुम्हें सूचना दिया कि यहाँ चंद्रगुप्त चाणक्य मनाने नहीं दे रहा है उत्सव, तो अर्थात यहाँ षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसलिए सावधान हो जाओ। चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा तुम्हें ही करनी है और चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा तुम्हें ही करनी है। अब यहाँ षड्यंत्र रचा जा रहा है। चौथा दृश्य यहाँ पर है कि प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है, तब का दृश्य है। चंद्रगुप्त बोलता है विजयों की सीमा है, कह रहे कि विजय करने की भी एक सीमा है, परंतु अभिलाषाओं की नहीं, परंतु अभिलाषाओं इच्छाओं की सीमा नहीं है। विजय करने की तो सीमा है पर अभिलाषा इच्छाओं की सीमा नहीं है। मन ऊब सा गया है, अब जीत जीत करके अब मन ऊब गया है, झंझटों से बड़ी भर अवकाश नहीं है। गुरुदेव और क्या चाहते हैं?
अब गुरुदेव क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता है, इतनी उदासी क्यों? मालिका प्रवेश करके बोलती है, सम्राट की जय हो। चंद्रगुप्त बोला, मैं सबसे विभिन्न एक भय प्रदर्शन सा बन गया हूँ, कोई मेरा अंतरंग नहीं। तुम भी मुझसे सम्राट कहकर पुकारती हो, तुम ही मुझे सम्राट कहकर पुकारती हो। मालविका बोलते, देव फिर मैं क्या कहूँ? चंद्रगुप्त बोलता है, स्मरण आता है मालव का यवन और उसमें अतिथि के रूप में मेरा रहना। मुझे मालव का उपमन याद आ रहा है कि उसमें मैं अतिथि के रूप में मैं रहा था। मालविका बोलती है, सम्राट अभी कितने ही भयानक संघर्ष सामने हैं। मालविका कहती है कि हे सम्राट, अभी कितने ही भयानक संघर्ष सामने आने वाले हैं। चंद्रगुप्त कहता है, संघर्ष? युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देख लो। मालविका, आशा और निराशा का युद्ध, भाव और अभाव का द्वंद्व, कोई कमी नहीं है। फिर भी न जाने कौन मेरी संपूर्ण सूची में रिक्त चिन्ह लगा देता है। मालविका, तुम मेरी तांबुल वाहिनी नहीं हो, मेरे विश्वास की मित्रता की प्रतिकृति हो। देखो मैं दरिद्र हूँ कि नहीं, तुमसे मेरा कोई रहस्य गोपनीय नहीं है। तुम मेरे रहस्य को भलीभांति जानती हो। मेरे हृदय में कुछ है कि नहीं, टटोलने से भी नहीं जान पड़ता। मालविका बोलती है, आप महापुरुष हैं, साधारण जन दुर्लभ दुर्बलता न होनी चाहिए। आप में देव, बहुत दिनों पर मैंने एक माला बनाई है। करे कि दुर्लभ दुर्बलता न होनी चाहिए आप में देव, बहुत दिनों पर मैंने एक माला बनाई है, माला पहनती है। चंद्रगुप्त बोलता है, मालविका, इन फूलों का रस तो भौरे ले चुके हैं। अब जो माला बनाई है, माला पहनती है, तो चंद्रगुप्त कहता है कि मालविका, इन फूलों का रस तो भौरे ले चुके हैं। मालविका कहती है, निरीह कुसुमों पर दोषारोपण क्यों? ये निरीह बेचारे फूलों पर ऐसा दोष क्यों लगा रहे हैं? उनका काम है सौरभ बिखेरना, इन फूलों का तो काम है सौरभ बिखेरना। यह उनका मुक्त दान है। उसे चाहे भ्रमर ले या पवन ले, उसे चाहे भौरा ले जाए या फिर पवन ले जाए। चंद्रगुप्त बोलता है, कुछ गाओ तो मन बहल जाए। तो मालविका गाना शुरू करती है और गाती है। मालविका का गीत है, मधुप कब एक कली का है, मधुप कब एक कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग, बेसु हो उस कली से मिलता भर अनुराग, बिहारी कुंज गली का है, बिहारी कुंज गली का है। कुसुम धूल से धूसरित चलता है उस राह, कांटों में उलझा तदपि रही लगन की चाह, बावला रंग रली का है, बावला रंग रली का है। हो मल्लिका सरोजनी या यूथी का पुत, अली को केवल चाहिए सुखमय क्रीड़ा कुंज, मधुप कब एक कली का है, मधुप कब एक कली का है। उसके बाद गीत समाप्त होता है। चंद्रगुप्त बोलता है, मालिका, मन मधुप से भी चंचल है। कि हे मालिका, मन जो है ना, वो मधुप से भी चंचल है और पवन से भी प्रगतिशील है, पवन से भी ज़्यादा प्रगतिशील है, बेगवान है, बहुत तीव्र गति से चलता है। मालिका कहती है, उसका निग्रह करना ही महापुरुषों का स्वभाव है देव, उसका निग्रह करना ही महापुरुषों का स्वभाव है देव। तब तक प्रतिहारी का प्रवेश होता है और संकेत मालविका उससे बात करके लौटती है। संकेत में मालविका उससे बात करके लौटती है। चंद्रगुप्त कहता है, क्या है? मालविका, कुछ नहीं। प्रतिहारी प्रवेश करता है और मालविका जो है उस प्रतिहारी से संकेत में कुछ बातें करती है और बात करके फिर चंद्रगुप्त के पास लौटती है। तो चंद्रगुप्त कहता है कि क्या है?
मालविका कहती कुछ नहीं, कहता था कि वह प्राचीन राज मंदिर अभी परिष्कृत नहीं है, इसलिए मैंने चंद्रसौध में आपके शयन का प्रबंध करने के लिए कह दिया है। चंद्रगुप्त जैसी तुम्हारी इच्छा। और पान करता है, हुआ कुछ और गाओ, बोलता है कुछ और गाओ मालिका, आज तुम्हारे स्वर में स्वर्गीय मधुरमा है, कुछ और सुनाओ। मालविका फिर गाती है, क्या गाती है? बज रही बंसी आठों याम की, बज रही बंसी आठों याम की, अब तक गूंज रही है बोली, प्यारे मुख अभिराम की। हुए चपल मृग नैन मोह बस, बजी विपंची काम की। रूप सुधा के दो दृग प्याली, ने ही मति बेकाम की। बज रही बंसी आठों याम की। यहीं पे गीत समाप्त होता है और कुंचकी का प्रवेश होता है। कुंचकी बोलता है, जय हो देव, शयन का समय हो गया है, चलिए सो जाइए, आराम करिए, सोने का समय हो गया। प्रतिहारी और कुंचकी के साथ चंद्रगुप्त का प्रस्थान हो जाता है। प्रतिहारी और कुंचकी के साथ चंद्रगुप्त चले जाते हैं। मालविका कहती है, जाओ प्रियतम, सुखी जीवन बिताने के लिए, और मैं रहती हूँ चीर दुखी जीवन का अंत करने के लिए। मालविका कहती है कि जाओ प्रियतम, तुम सुखी जीवन बिताने के लिए अब जाओ, आराम करो, और दुखी जीवन का अंत करने के लिए मैं यहाँ रहती हूँ। जीवन एक प्रश्न है, मालविका कहती है जीवन एक प्रश्न है और मरण उसका अटल। जीवन तो एक प्रश्न है और मरण उसका अटल उत्तर है, और मृत्यु उसका अटल उत्तर है, मृत्यु ही उसका उत्तर है। आचार्य चाणक्य की आज्ञा है कि आज घातक इस शयन गृह में आवेंगे। आज घातक, घातक का मतलब होता है कुछ घात लगाए बैठे हुए हैं, तो आज षड्यंत्रकारी यहाँ आएंगे, घातक इस शयन गृह में आवेंगे, इसलिए चंद्रगुप्त यहाँ न सोने पावे, इसीलिए यहाँ चंद्रगुप्त न सोने पावे, उसे कहीं और सुलाइए और षड्यंत्रकारी पकड़े जाए, ताकि षड्यंत्रकारी पकड़े जाए। शैया पर बैठकर, यानी जहाँ चंद्रगुप्त सोता था वहाँ से चंद्रगुप्त को दूसरे जगह सुला देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ षड्यंत्रकारी आने वाले हैं चंद्रगुप्त को मारने के लिए, सोए हुए में उसे मार देना चाहते हैं। तो इसीलिए चाणक्य को पहले पता हो जाता है, तो उसने मालविका को समझा दिया होता है कि चंद्रगुप्त देखना, चंद्रगुप्त को यहाँ ना सोने देना, उसको जो है कहीं दूसरे जगह सुलाओ, व्यवस्था करो उसकी। और शैया पर बैठ जाती है और बोलती है, यह चंद्रगुप्त की शैया है, यह चंद्रगुप्त की शैया है। ओह, आज प्राणों में कितनी मादकता है। मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ? स्मृति, तू मेरी तरह सो जा, हे स्मृति, हे यादें, तू मेरी तरह ही सो जा। अनुराग तू रक्त में भी रंगीन बन जा। और उसके बाद यह कहकर गीत गाना शुरू करती है। गाती है क्या? औ मेरी जीवन की स्मृति, औ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठे गुलाबी बिजन उषा में, गाते कौन मनोहर राग। चेतन सागर उर्मिल होता, चेतन सागर उर्मिल होता, यह कैसी कंपनमय तान। यो अधीरता से न मिडलो, अभी हुए हैं पुलकित प्राण। कैसा है यह प्रेम तुम्हारा, कैसा है यह प्रेम तुम्हारा, युगल मूर्ति की बलिहारी। यह उन्मत्त विलास बता दो, यह उन्मत्त विलास बता दो, कुचलेगा किसकी क्यारी। इस अनंत निधि के हे नाविक, इस अनंत निधि के हे नाविक, हे मेरे अनंग अनुराग। पाल सुनहला बन तनती है, पाल सुनहला बन तनती है। स्मृतियों उस अतीत में जाग, कहाँ ले चले कोलाहल से।
कहाँ ले चले कोलाहल से मुखरित तट को छोड़ सुदूर, आह तुम्हारे निर्दय डांडों से, आह तुम्हारे निर्दय डांडों से होती है लहरें चूर, देख नहीं सकते दोनों, देख नहीं सकते दोनों, चकित निराशा है भीमा, बहको मत क्या न है बता दो, बहको मत क्या न है बता दो, क्षितिज तुम्हारी नौसीमा, बहको मत यह बता दो, बहको मत क्या न है यह बता दो, क्षितिज तुम्हारी नौसीमा। और उसके बाद सो जाती है। पांचवा दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। पांचवा दृश्य है प्रभात का, सुबह का। राज मंदिर का एक प्रांत है, वहीं का दृश्य है। चंद्रगुप्त वहाँ अकेले टहलता हुआ दिखाई देता है। चंद्रगुप्त बोलता है, चतुर सेवक के समान संसार को जगाकर अंधकार हट गया। चतुर सेवक के समान, चालाक सेवक के समान संसार को जगा कर के और खुद अंधकार हट गया। रजनी की निस्तब्धता काकली से चंचल हो उठी है। नीला आकाश स्वच्छ होने लगा। या निद्रा क्लांत निशा उषा की शुभ चादर ओढ़कर नींद की गोद में लेटने लगी है, चली है। यह जागरण का अवसर है, यह जागने का समय है। जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना, यानी अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना। और कर्म क्षेत्र क्या है कर्म क्षेत्र? जीवन संग्राम, जीवन का संघर्ष, लड़ाई। किंतु भीषण संघर्ष करके भी मैं कुछ नहीं हूँ। इतना भीषण संघर्ष करके भी मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी सत्ता एक कठपुतली सी है। तो फिर मेरे पिता, मेरी माता, इनका तो सम्मान आवश्यक था। फिर क्यों नहीं इनका सम्मान हुआ? मैं इतना संघर्ष किया, लड़ा, युद्ध लड़ा, और फिर मैं एक कठपुतली सा बन के हूँ। मुझे नचाया जा रहा है कठपुतली की तरह। और मेरे पिता और माता पिता का सम्मान भी नहीं हुआ। वे चले गए, उन्हें निकाल दिया गया, वो चले गए। मैं देखता हूँ कि नागरिक तो क्या मेरे आत्मीय भी आनंद मनाने से वंचित किए गए हैं? तो क्या मेरे आत्मीय, जो मेरे सगे संबंधी बिल्कुल करीबी हैं, क्या वे भी आनंद मनाने से उनको भी वंचित कर दिया गया है? यह परतंत्रता कब तक चलेगी? प्रतिहारी बोलता है प्रवेश करके, जय हो देव। चंद्रगुप्त बोलता है कि आर्य चाणक्य को शीघ्र लिया लाओ, मेरे यहाँ लेकर आओ चाणक्य को। प्रतिहार का प्रस्थान होता है। चंद्रगुप्त टहलता हुआ इधर उधर घूम रहा है। प्रतिकार आवश्यक है, वो बोलता है कि प्रतिकार आवश्यक है। चाणक्य का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त बोलता है, आर्य प्रणाम। चाणक्य बोलता है, कल्याण हो, आयुष्मान भव। आज तुम्हारा प्रणाम भारी सा है, आज तुम्हारे प्रणाम में भारीपन है। चंद्रगुप्त बोलता है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। चाणक्य बोलता है, यह तो मैं पहले ही समझता था। तो तुम अपने स्वागत के लिए लड़कों के सदृश से रूठे हुए हो? तो जैसे अपने स्वागत के लिए छोटे बच्चे रूठ जाते हैं कि मेरा स्वागत नहीं हुआ, क्या कहीं उसी तरह तुम भी रूठे हुए हो? चाणक्य कहता है, नहीं यार, मेरे माता पिता, मैं जानना चाहता हूँ कि उन्हें किसने निर्वासित किया, उन्हें यहाँ से किसने निकाला, मैं यह जानना चाहता हूँ। चाणक्य कहता है, जान जाओगे तो उसका वध करोगे, क्यों? और हंसने लगता है। चंद्रगुप्त कहता है, हंसिए मत गुरुदेव, आपकी मर्यादा रखनी चाहिए, आपको मर्यादा रखनी चाहिए, यह मैं जानता हूँ। आपकी मर्यादा रखनी चाहिए, यह मैं जानता हूँ, परंतु वे मेरे माता पिता थे, यह आपको भी जानना चाहिए। जो मेरे माता पिता था, ऐसे उनको निर्वासित नहीं करना था। चाणक्य, तभी तो मैंने उन्हें उपयुक्त अवसर दिया है। अब उन्हें आवश्यकता थी
शांति की। अब उन्हें शांति की आवश्यकता थी, इसलिए मैं उन्हें उपयुक्त अवसर दिया। उन्होंने वानप्रस्थान आश्रम ले लिया, वानप्रस्थ आश्रम ले लिया, ग्रहण कर लिया है। इसमें खेद करने की कौन सी बात है, इसमें दुख करने की कौन सी बात है। चाणक्य कहता है, यह अक्षुण अधिकार आप कैसे भोग रहे हैं? केवल साम्राज्य का ही नहीं देखता हूँ, आप मेरे कुटुंब का भी नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहते हैं। कह रहा है, ये अक्षुण अधिकार आप कैसे भोग रहे हैं? केवल इस साम्राज्य का ही नहीं, मैं देख रहा हूँ मेरे घर परिवार का भी नियंत्रण आप अपने हाथों में रखना चाहते हैं। मेरी वास्तविक जिंदगी में भी आपका प्रवेश हो रहा है। चाणक्य कहता है, कि चंद्रगुप्त, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था। आनंद समुद्र में शांति द्वीप का आदिवासी ब्राह्मण मैं, चंद्र सूर्य नक्षत्र मेरे दीप थे, अनंत आकाश बितान था, सस्य श्यामलता कोमलता विशंभरा मेरी सया थी, बौद्धिक विनोद कर्म था, संतोष मेरा धन था। उस अपनी ब्राह्मण की जन्मभूमि को छोड़कर कहाँ आ गया? सौहार्द के स्थान पर कुचक्र, फलों के प्रतिनिधि कांटे, प्रेम के स्थान में भय, ज्ञानामृत के परिवर्तन में कुमंत्रणा, पतन और कहाँ तक हो सकता है? ले लो मौर्य चंद्रगुप्त अपना अधिकार, छीन लो, यह मेरा पुनर्जन्म होगा। मेरा जीवन राजनीतिक कुचक्रों से कुत्सित और कलंकित हो उठा है। किसी छाया चित्र, किसी काल्पनिक महत्व के पीछे भ्रमपूर्ण अनुसंधान करता दौड़ रहा हूँ। शांति खो गई है, स्वरूप विस्मृत हो गया है, जान गया मैं कहाँ और कितने नीचे हूँ। और उसके बाद चला जाता है। चंद्रगुप्त कहता है, जाने दो। दीर्घ निश्वास लेकर, तो क्या मैं असमर्थ हूँ? सब हो जाएगा। सिंहरण का प्रवेश होता है। सिंहरण बोलता है, सम्राट की जय हो। कुछ विद्रोही और षड्यंत्रकारी पकड़े गए हैं। कहता है, सम्राट की जय हो। कुछ विद्रोही और षड्यंत्रकारी पकड़े गए हैं। एक बड़ी दुखद घटना भी हो गई है और आप जान चुके होंगे कि दुखद घटना क्या है। मालविका जो है चंद्रगुप्त को दूसरे जगह सुला देती है और चंद्रगुप्त जहाँ सोता है वहाँ स्वयं मालिका सो गई है। और जो कुचक्र रचने वाले थे, जो षड्यंत्रकारी थे, वो मालविका को चंद्रगुप्त जान करके उसे मार डालते हैं। तो जैसे सिंहरण कहता है एक दुखद घटना भी है, तो चंद्रगुप्त कहता है, चौंक जाता है और कहता है, क्या है? सिंहरण कहता है, मालविका की हत्या हो गद कंठ से। उसके बाद कंठ उसका गिला हो जाता है, आवाज़ नहीं निकलती है। अब बोलता है, आपका परिच्छद पहनकर वह आप ही की शैया पर लेट गई थी। वो आप ही के वस्त्र वगैरह पहनकर आप ही की शैया पर लेटी थी। चंद्रगुप्त बोलता है, तो क्या उसने इसीलिए मेरे शयन का प्रबंध दूसरे प्रकोष्ठ में किया था? आह मालिका, तुमने ऐसा क्यों किया? चंद्रगुप्त को समझ में आ गया कि मालिका ने मुझे दूसरे प्रकोष्ठ में क्यों सुलाया। वो कहता है, मालिका ऐसा तुमने क्यों किया? मेरे लिए अपना जान दे दिया। सिंहरण बोलता है, आर्य चाणक्य की सूचना पाकर नायक पूरे गुल्म के साथ राज मंदिर की रक्षा के लिए प्रस्तुत था। एक छोटा सा युद्ध होकर वे हत्यारे पकड़े गए, परंतु उसका नेता राक्षस निकल भागा। लेकिन इन सारे षड्यंत्रकारियों का नेता राक्षस था जो निकल भागा। चंद्रगुप्त बोलता है, क्या राक्षस उसका नेता था? सिंहरण, हाँ सम्राट, गुरुदेव बुलाए जाए। चंद्रगुप्त का, वही तो नहीं हो सकता, वे चले गए। सिंहरण कहता है कि गुरुदेव को बुलाइए, गुरुदेव को बुलाया जाए। तो चंद्रगुप्त कहता है, वही तो नहीं हो सकता, उन्हें बुलाया नहीं जा सकता, वे चले गए और कदाचित न लौटेंगे, अब वो कभी लौटेंगे भी नहीं। सिंहरण बोलता है, ऐसा क्यों? क्या आपने कुछ कह दिया? चंद्रगुप्त कहता है, हाँ सिंहरण, मैंने अपने माता पिता के चले जाने के कारण पूछा था कि मेरे माता पिता क्यों चले गए। सिंहरण कहता है निश्वास लेकर, तो नियति कुछ अदृष्ट का सृजन कर रही है सम्राट। मैं गुरुदेव को खोजने जाता हूँ। कह रहे कि नियति कुछ अदृष्ट का सृजन कर रही है, कुछ तो घटना घटने वाली है।
मैं घटने वाली है सम्राट, इसलिए मैं जाता हूँ गुरुदेव को खोजने। चंद्रगुप्त विरक्ति से कहता है, जाओ, ठीक है, अधिक हर्ष अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आती है। सिंहरण का प्रस्थान हो जाता है। चंद्रगुप्त कहता है, पिता गए माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरण गया, तो भी चंद्रगुप्त को रहना पड़ेगा और रहेगा, परंतु मालिका, आह वो स्वर्गीय कुसुम, उसे क्यों जाना था। चिंतित भाव से प्रस्थान होता है। चिंता करते हुए वो वहाँ से निकलता है, चला जाता है। अब आपके सामने छठा दृश्य आ रहा है। ये छठे दृश्य को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग बस इतना ही देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिल जाए।